अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मजीद साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। सेनेट इंतखाबात में इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें तजर्बाकार जितने भी हैं वो नजरअंदाज कर दिए गए हैं, जबकि पैराशूटर्स की भरमार नजर आ रही है। तमाम सूबों में से कौन सी पार्टी और कौन कौन आज़ाद हैसियत के अंदर सेनेट के लिए मैदान में उतरेगा, इसके ऊपर तो आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे, मगर नंबर गेम क्या रहेगी, नजरअंदाज होने वाले कारीगर कौन कौन से हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, IMF का पूरा प्लान है, मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, कल कहा जा रहा है कि आखिरी दौर होने जा रहा है। सवाल यह है कि अवाम है, इस वक्त रमज़ान है और तेल गैस भी मजीद महंगी होने के इंदिए दिए जा रहे हैं। ऐसे में IMF की कड़ी शराइत का भी हमें सामना है। अवाम का मजीद कितना भुरकस निकाला जाएगा, इसके ऊपर भी तजिया आमिर साहब का शामिल करेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त दहशतगर्दी जो है कह सकते हैं कि वो बढ़ रही है। ताने बाने ना सिर्फ उसके अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगान शहरी मौजूद हैं उनके भी मुलविस होने के हवाले से इत्तलात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को लहूलुहान करने का ये जो घिनौना फेल है, ये शुरू कहाँ और किस तरह से हुआ, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, यूं तो सियासत की बात हम रोज़ ही करते हैं, करते चले जाएंगे, आज भी करेंगे, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान है, इसकी सलामती है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, फाइनली आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो क्या समझते हैं कि कहाँ पर हमारे से गलतियां हुई और मजीद क्या कुछ करने की अभी हमें ज़रूरत है? जी, ये एक तसलसल है, ये बड़ा ही एक तकलीफ दे और एक सानिया है कि 7 पाकिस्तान के फौजी भाई हमारे शहीद हो गए हैं, जिसमें एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और एक कप्तान भी हैं। तो अब उनके दहशतगर्दों के भी 8-9 लोग मारे गए हैं। तो अब ये एक इस पे हम उसी वक्त हमारी डिस्कशन होती है जब ये वाक़या सानिया होता है, मगर ये कई सालों से और दहाइयों से ये सिलसिला जारी है और इस मसले का हाल नहीं निकल रहा। ये TTP और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। जब भी ये होता है हम अफ़गानिस्तान से प्रोटेस्ट करते हैं, वो करते हैं, वो आने बहाने ये चलता रहता है, मगर इस मसले का हल नहीं होता। तो इसलिए, मगर इसमें मज़ीद आज में जो तकलीफ दे बात ये है कि इस पे ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे कि तमाम पार्टीज़, तमाम तबकात जो हैं उनका एक इकट्ठा पॉइंट ऑफ व्यू होता है और होना चाहिए, मगर उसके ऊपर भी आज जो है थोड़ी सी सियासत नज़र आई। एक तो एक ट्रोलिंग है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया के एक मनफी एक चीज़ें हैं, मगर हुकूमत की तरफ से एक ज़िम्मेदाराना उसके ऊपर रवैया होना चाहिए था। ख़ास तौर पे वज़ीर दिफ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो दिफ़ा के वो हैं, उन्होंने उसके ऊपर भी एक थोड़ी सी ना सियासत शुरू हो गई। PTI की किसी, मैंने बड़ा गौर किया कि किसी जो इतना सख्त रवैया उन्होंने इसको PTI के ऊपर डालने की कोशिश की गई है, उनकी वजह से ये सारे सानिया हुआ। और मैंने बड़ी गौर की कि शायद किसी बड़े लीडर की तरफ से, PTI की तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना बयान आया, मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये जो 2013 की जो हुकूमत थी उसके अंदर जब नून लीग की, तो उसके अंदर भी जब ये तालिबान के बहुत ज़्यादा ये TTP के हमले बढ़ गए थे और ऑपरेशन जब करने पड़ गया था, तो उस वक्त यहाँ पे ये उनसे मुज़ाकरात की जा रही थी। नून लीग वो ऑपरेशन शुरू भी हो गया था, शामिल नहीं हुई थी जो है, नहीं, PTI का भी जो है तालिबान के ऊपर एक सॉफ्ट कॉर्नर था, वो भी बिल्कुल उनका भी स्टांस जो है तालिबान के हवाले से, ये गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी उनकी भी थी, नून लीग की भी थी। और बाद में PDM की गवर्नमेंट के दौरान भी ये इनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हुए थे और PDM की हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। हालांकि पीपल्स पार्टी का इससे पहले बीबी की शहादत ज़ाहिर है इन्हीं दहशतगर्दों के हाथों हुई थी, तो वो एक बड़ा क्लियर रिकॉर्ड था। मगर PDM की गवर्नमेंट में ये भी कसूरवार थे। तो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने कहा हो हमें तो पता ही नहीं है कि ये कौन उनसे बातें कर रहा है। मगर ज़ाहिर है उन्होंने कोई वो हुकूमत नहीं छोड़ी थी और उस वक्त ये उनसे मुज़ाकरात TTP से शुरू हो गए हुए थे। और ये ख्वाजा आसिफ के, ये राना सनाउल्लाह साहब की अगर ये दिखा सकें, ये 7/7/2022 के अंदर जो है उनकी ये ट्वीट थी कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी यूनानिमसली एग्री टू कंटिन्यू टॉक्स विद तहरीक-ए-तालिबान Pakistan. All the politicians attending the meeting agreed on having a dialogue with the banned outfit
all the proceedings will be supervised with the parliament. So ये अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की यूनानिमस गवर्नमेंट थी और यूनानिमसली इन्होंने कहा कि ये इनके साथ जो यूनानिमस से मुराद है पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। सो ये कह देना कि ये सिर्फ उनका काम है पीटीआई के ऊपर डाल देना, ये गलत है। और दूसरा इसकी मौका नहीं है। तारड़ साहब ने भी तो आमिर साहब यही काम किया ना। साहब ने भी ट्रोलिंग के साथ गवर्नमेंट मुकाबला नहीं कर सकती। ट्रॉल्स एक फेसलेस लोग हैं, वो एक कोई भी हो सकता है, पता नहीं क्या उनकी वो है। गवर्नमेंट के आप जब वफाकी वजीर होते हैं आपका एक बहुत जिम्मेदार ओहदा होता है। सो आपका बयान उनसे एक फेसलेस बंदा जिसके 40 फॉलोअर्स हैं उसको जानता कोई नहीं है, उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। तो इनको अपने ओहदे की शान पहचाननी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। उससे साथ में ये है कि ये मामला जुड़ा हुआ है टीटीपी का कि हम ये अफगानिस्तान से क्या क्या के तागे हैं वो टालते जाते हैं। कभी वो हाल ही में उन्होंने वो कह देते हैं कि जनाब आप इनके साथ बातचीत करें, हम इनको नहीं कुछ कर सकते। कभी वो कहते हैं हम इनको ठीक है रीलोकेट कर देते हैं, ये भी एक आइडिया फ्लोट किया गया, पैसे आप दें। तो वो नहीं आ रही। मगर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक बेतहाशा अफगानी जो यहाँ पे हैं एक उनकी पॉपुलेशन है और गैर कानूनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये वो मसाइल है जिनको जड़ों से खत्म करना बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए। आमिर साहब एक और अहम मामला है वो है सेनेट इलेक्शन का, उसकी तरफ मैं जाती हूँ मगर उससे पहले एक छोटा सा एक और अहम मामला है वो आपके सामने रख देते हैं। रमजान चल रहा है, रमजान में एक अच्छा वो कहते हैं ना गुड जेस्चर देना। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अच्छा एक जबरदस्त कदम उठाया था, कोटलखपत जेल गई थी, वहाँ पे कैदी खवातीन के साथ बैठ के उन्होंने इफ्तार भी की थी। मगर मैं ये समझने से कासिर थी कि उनका ये ऑफिशियल विजिट था या वहाँ पे कोई जलसा था या कोई इस किस्म की कोई तकरीब थी, ये मुझे समझ नहीं आया। मगर ये अच्छा गुड जेस्चर था कि खवातीन के साथ बैठ के उन्होंने इफ्तारी की है। जी आजकल क्योंकि मरियम बीबी का बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो पहले उनका अगर एक पॉलिटिकल एक थॉरो किस्म का कॉन्क्रीट किस्म का एजेंडा आ जाए कि वो क्या कुछ थोड़ा सा हल्का सा आया भी है, वो कॉन्क्रीट नहीं आया कि वो इंतज़ामी मुआशी और बल्दियाती रिफॉर्म्स कब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि ढांचे में अभी जो है बहुत ज़्यादा जोर है ऑप्टिक्स पे, कॉस्मेटिक चीज़ों पे और कैमरा पे और उसके शॉट्स बनाने पे। ठीक है, अच्छा मेरे पास अभी आमिर साहब दो ऑप्शन है, ब्रेक की तरफ भी हम जा सकते हैं और सेनेट का इलेक्शन का जो मामला है वो भी बड़ा अहम है, इकोनॉमी के ऊपर भी हमें बात कर रही है। अगर आप इजाजत है सेनेट, वरना अदरवाइज सेनेट के ऊपर हमें कुछ गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा आमिर साहब ये पैराशूटर्स की पहले तारीफ आपने बतानी है कि जितने भी पैराशूटर्स आके वो सेनेट के अंदर गिर गए आके, ये कौन कौन है? सेनेट के इलेक्शन के ऊपर जो है ना अभी 2-3 बड़े पहले तो सवाल है। सेनेट के अंदर इस वक्त जो है वो पहला तो सवाल आ जाता है केयर टेकर्स का इलेक्शन लड़ना, लीगल क्वेश्चन है और ये मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये अदालतों में ही इस बात का फैसला होना है। और शायद अली मोहम्मद साहब जो हैं अदालत में उनका कोई ट्वीट भी चल रहा था कि वो चले गए हैं या वो जा रहे हैं। इसी तरह ही वहाँ पे काकड़ साहब जो हैं वो भी बलूचिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट हैं, वो नून लीग के भी प्रपोजर और सेकेंडर जो उनको जिन्होंने तजवीज़ कुनंदा और तजवीज़ जिन्होंने किया तायद कुनंदा जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। सो इनके कैंडिडेट हैं। मगर ये एक सवाल है क्योंकि आइन के अंदर है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसका कोई भी फर्द, कोई भी कैबिनेट का बंदा वो नेक्स्ट इलेक्शन असम्बलीज का नहीं लड़ सकता। अब ये बहस करते हैं लोग कि जी सेनेट असम्बलीज का हिस्सा नहीं है और कुछ के जनाब नेक्स्ट इलेक्शन तो वो जनरल इलेक्शन था और भाई वो तो इलेक्शन के लिए उनकी जिम्मेदारी थी, तो ये भी सेनेट उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन सेनेट का आ जाता है, उसके बाद का नेक्स्ट इलेक्शन है। तो ये एक क्वेश्चन, एक तो पहला तो लीगल है, दूसरा इखलाकी भी है। बात करेंगे बिल्कुल। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो सियासत के अंदर इस्तेहकाम चाहे किसी भी लूले रंगड़े तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है, मईशत का इस्तेहकाम भी इसी के ऊपर मुनहसर है। हमारी इकोनॉमी कहाँ पे फॉल कर रही है, क्या करने की जरूरत है, क्या पोजीशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक से वापस आके। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालिया सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने के लिए माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब, IMF वाला मामला जो है वो अभी हमारा कल तक टल गया हुआ है।
जी, वो IMF से तो बात करते हैं, मगर आज का जो सबसे बड़ा बम जो गिराया गया है वो ये है कि दोबारा बता दिया है कि सुई नॉर्दर्न गैस ने ओगरा को गैस की कीमत में 147% तक इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। 147% तक का मतलब ये है कि अगर आपका 100 रुपये आगे था तो आप तैयार हो जाएं कि आपका 250 के करीब बिल आएगा। किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल 2000 आ रहा है तो वो 3500 तक के नहीं 5000 तक उसका बिल जा सकता है। 2000 से 5000 इतनी बड़ी जंप है कि लोगों की चीखें निकल आएंगी, और वो इसलिए मजीद तकलीफदेह है कि उससे रिलेटेड जो आज जो आ रही कि याद रहे कि वर्ल्ड बैंक ये पहले कह चुका हुआ है कि पाकिस्तान में एनर्जी के अंदर जो है सालाना $6 बिलियन का मिसमैनेजमेंट की वजह से ज़िया है। सबसे ज़्यादा अगर मिसमैनेजमेंट और सबसे ज़्यादा जो क्रूशल हमारे लिए मिनिस्ट्री है मोर देन फाइनेंस, वो एनर्जी है, पेट्रोलियम एंड पावर है, जिसके अंदर जिसकी वजह से 30-40 साल से वहाँ डायनासोर्स बैठे हुए हैं जिनको कोई हुकूमत आती है, कोई रिफॉर्म नहीं आता, कोई हिला नहीं पाता, और वो वहीं बैठे हुए हैं और वो उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और ये अब IMF को ये कहना पड़ रहा है कि जनाब आप ये खुदा के लिए लाइन लॉसेस का कुछ करें, आप ये चीज़ें करें, तो वो है। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो आज जो सिग्नल है फॉर एग्जांपल कि उनका एटीट्यूड, रवैया जो है एनर्जी की तरफ ये है कि आज की खबर ये है कि मुसद्दिक मलिक साहब को पहले बताया गया था पेट्रोलियम और पावर दे दी गई है। जी। तो आज पावर का पोर्टफोलियो जो है अवैस लगारी साहब को दे दिया गया है, और रेलवे जो कि फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है वो एडिशनल चार्ज कर दी गई है। और अवैस साहब का मुझे नहीं याद पड़ता कि पावर का कोई एक्सपीरियंस है, ये बड़ी टेक्निकल मिनिस्ट्री है। अच्छी बात है कि लंगड़ियाल साहब लाए गए हैं, लंगड़ियाल साहब ने पावर की बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी और आई होप कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। मगर पहले एनर्जी इसलिए बनाई गई थी मिनिस्ट्री कि पावर और पेट्रोलियम को इकट्ठा करके एक ओवरऑल होलिस्टिक पॉलिसी बनाई जाए। अब उनको एनर्जी का तो दिया गया है पोर्टफोलियो, मगर पावर अलहदा कर दी गई है। अब पता नहीं वहाँ पे क्या खिचड़ी बन रही है। और ये जो लॉसेस की जो रिपोर्टें आ रही हैं और जो मामला चल रहे हैं, तो पहले तो मैं शाहिद साहब से इस पे करना चाहूँगा। शाहिद साहब, ये जो पेट्रोलियम और उसके बाद गैस के मामला और ये बिजली का बम फोड़ा गया है, हम क्या करें, क्या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ज़रा? देखिए, बात यह है कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, अवाम भी और हुकूमत भी और पार्लियामेंट भी और सियासतदान भी और इदारे भी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब हमारे वज़ीर आज़म खुद कहते हैं, अभी उन्होंने कहा है कि 600 अरब रुपया की तो बिजली चोरी हो जाती है। ये जब निगरान हुकूमत आई थी जब भी वही फिगर दी गई थी और बड़े दावे किए गए थे कि जनाब ये तो हमने जो है बिजली की चोरी हम रोक रहे हैं। दूसरा ये कि जब आपने 40 अरब रुपया महीना आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा है तो फिर IMF तो ये कहेगा ना, उनको आपने मौका दिया है, हमने उनको मौका दिया है कि भाई आपने बार बार बिजली के नर्ख बढ़ाए, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, गैस के नर्ख बढ़ाए, और सर्कुलर डेट आपका पावर सेक्टर का बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। तो मकसद ये था कि अगर अशराफिया की मईशत है, आवाम को कुचलना है, ताकतवर तबकों को मराहत देना है, IMF से कर्जे पर कर्जे और लेकर और मुल्की कर्जे लेकर और तालीम और सेहत का बजट बना के अगर यही करना है तो फिर आवाम को तैयार रहना पड़ेगा कि वो भी जिम्मेदार हैं इसके। अब जो हुकूमत आई है उन्होंने जो हिकमत अमली हमें बताई है उससे ये लगता है कि 1988 से अब तक जो हमने 12 प्रोग्राम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट तय किए हैं, जो हिकमत अमली अपनाई थी जो नाकाम रही है, वही डिटो हिकमत अमली जो है अब अपनाई जाने की स्कीम है। उसमें कोई नई तब्दीली नहीं है, वही बातें हैं। मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, डिजिटलाइजेशन करेंगे। अरे भाई, डिजिटलाइजेशन तो उसने, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, शौकत तरीन ने ये कहा था, शौकत अजीज ने, माफ कीजिएगा, 2001 में कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। 1995-96 से मईशत को दस्तावेजी बनाने की बात हो रही है। तो इन्होंने जो हुकूमत ने हिकमत अमली अपनाई है उसके नतीजे में मैं अभी बिजली के नर्ख को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, रुपए की कदर को गिरता हुआ देख रहा हूँ और मईशत की शरह नमो को सुस्त देख रहा हूँ। और मुझे अब खदशा ये है
कि ये जो 24वें प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे कि अब जो हिकमत अमली है उसके तहत हम 25वें प्रोग्राम में भी जाएंगे, इसके बाद 3 साल के बाद या उसके बाद। और कि आपने जो NFC का भी जो कहा है वो उस पर मैं क्विकली आपसे चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी एक मुतबादल व्यू है कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्योंकि प्रोविंसेस बहुत गैर जिम्मेदार हो गए हैं, फिर ये फर्दर डेवोल्यूशन करते नहीं हैं, यहाँ से डेवोल्यूशन मांगते हैं और ये अपने टैक्सेस जो प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर या इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगाते हैं, सारा कुछ वफाक के ऊपर डाल दिया हुआ है। सो ये बड़ी बहस तलब एक डिबेट हो गई भी है कि आया NFC को रीविजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये हमला है 18वीं तरमीम के ऊपर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि आपने 18वीं तरमीम जब की थी उस पर अमल नहीं किया। जिस दिन NFC अवार्ड आया था, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, मैंने उस दिन सरकारी चैनल पर उसी दिन कहा था 2010 में कि ये जो है ना इस पर अमल नहीं होगा। देखिए, अब आप NFC अवार्ड को जब आप रिविजिट की बात कर रहे हैं, सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि आपने उस पर अमल कब किया था, जब हम आप टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाते। इसका छोटा मिसाल आपको दे रहा हूं कि अगर घर में 3 आदमी खाने वाले हैं, 1 रोटी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना हिस्सा कौन खाता है। लेकिन अगर 3 आदमी खाने वाले 15 रोटी हैं तो मसला ही नहीं पैदा होगा। हमने टैक्सों की वसूली दानिस्ता नहीं बढ़ाई ताकि ये मसले बढ़ें, और अब आइन में जब तरमीम करने जाएंगे तो फिर पीपल्स पार्टी कभी तैयार नहीं होगी और आपका जो है सूबे सरहद तैयार होगा, ये टकराव होगा। सवाल यह है कि 18वीं तरमीम जो थी वो पाकिस्तान के मुफाद में थी, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया और टैक्सों की चोरी बढ़ाई और बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए। ये साजिश है। सवाल ये, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? ये तो एक साजिश हुई है कि निजकारी कर दी जाए मुनाफे बख्श इदारों की। जो अब आप देखिए ना कि आप स्टेट लाइफ को निजकारी करना चाह रहे हैं, मैं वीमेन बैंक की करना चाह रहे हैं। क्या आप वीमेन बैंक को ये नहीं समझते कि 50% आबादी है, इसकी 250 ब्रांचेस आप खोल दें और उनको कर्जे दें दो कि अगर हमारी SIFC जो FDI लगाने की बात कर रही है, अगर वो FDI जो है वो यहाँ पर ले आए और आप कुछ नए जहाज लीज पर ले लें और जो ग्राउंड है उनको रिप्लेस करके मैदान में लाएं। 24 करोड़ मुल्कों की पाकिस्तान की आबादी है जो सफर डोमेस्टिक भी करते हैं, फॉरेन भी करते हैं, उम्रा हज भी करते हैं, समंदर पर पाकिस्तानी भी आते हैं। इतना बड़ा गारंटीड बिजनेस है कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाया जाए। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी आती है वो मिसमैनेजमेंट की तरफ हो जाती है, बंदे पे बंदे भर्ती भर के। अब उसके जो इतने लॉसेस खौफनाक हो गए हुए हैं कि अब उसको ये जो आइडियाज तो ये बड़े अच्छा आपका ब्राइट आइडिया और भी ब्राइट आइडिया है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट के इशू रहे हैं वहां पे। मैं इसी का इजाजत दे दें आप, मैं देना चाहता हूं। देखिए, बात ये थी कि ये गुड गवर्नेंस वाली बात आप कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अभी क्या हुआ 3 साल में स्टेट लाइफ में एक आदमी आप बाहर से लेकर आए, 2022 में उन्होंने जो प्रीमियम में इजाफा किया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, 2023 में जो किया पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। तो 2023 में जो इनका प्रीमियम में इजाफा स्टेट लाइफ का, 7 निजी कंपनीज जो हैं उनका लॉस है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज मैं शुरू से कह रहा हूं, मैंने इस पर रिसर्च की है, अच्छी हुक्मरानी और अपने इदारों को मजबूत बनाना, ये पाकिस्तान। इंश्योरेंस में तो बैन होना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बैंकिंग में तो। चलिए डॉक्टर साहब दोबारा आपको इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आपकी मौजूदगी का, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। 30 सेकंड आखिरी हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आमिर साहब, ये PTI के अंदर क्या हुआ है? अंदरूनी तौर पे अंदरूनी खाना लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। PTI जो है ना इस वक्त एक शुतर बेमहार है और वो कुछ तो समझ आती है कि ज़ाहिर है उनका लीडर इमरान खान जेल में है, मेन लीडरशिप लीड है, जो यहाँ पे मौजूदा वो हैं उनको समझ ही नहीं आ रही। वो बेचारे कुछ जो है वो गौर खान साहब हैं, वो उनको बना दिया है। उनका कोई ना पार्लियामेंट का तजर्बा है ना सियासत का तजर्बा है, वो उनकी कोई सुनता कोई नहीं है। सो आपस की लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ इनकी ख़त्म हों तो ये कहीं जाके लड़ें। तो भी फ़िलहाल वहाँ पे जो है ना, इसी वजह से एक तो कुछ कह सकते हैं कि जनाब इनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, मगर वो शहर के लोग तो जालिम मैं कहता रहता हूँ, मगर इनको भी मरने का शौक है। कोई समझ नहीं आ रही इनको। ये जिस तरीके से मुकदमात लड़ रहे हैं, सियासी फैसले कर रहे हैं, ये सारा जो मखसूस रिश्तों का सियासी फैसले और लीगल फैसले गड़बड़ है, वो 80% कसूर इनका अपना है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।